वेलकम टू सैसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस होती क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे। नेक्स्ट आएगा कि आपके जो मैकेनिज्म है उसके कौन कौन से पाथवे हैं। तो दो पाथवे हैं आपका, एक है एक्सट्रिंसिक और एक आपका इंट्रिंसिक है। तो उनके बारे में देखेंगे, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपोप्टोसिस होती क्या है। तो थोड़ा यहाँ पर थ्योरेटिकल था इसलिए मैंने यहाँ पर इमेज अपलोड कर दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि एपोप्टोसिस है क्या चीज़। तो एपोप्टोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। आप इसको वर्ड से रिलेट कर सकते हो, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है तो सेल की डेथ, बट कैसी है, प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम मतलब कोई ना कोई इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा एपोप्टोसिस को कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, सेल को कौन कंट्रोल करता है, तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है ये। ठीक है, खुद प्रोग्राम करके हमने सेल की डेथ करवाई है। तो सेल डेथ कैन बी फंडामेंटली डिवाइड इनटू एक्सीडेंटल सेल डेथ और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। देखो, किसी भी सेल को खत्म होना है तो दो टाइप से वो खत्म हो सकता है, या तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, या तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, या तो वही क्या हो जाए, प्रोग्राम सेल डेथ हो जाए। ठीक है, देखो, एक्सीडेंटल सेल डेथ यानी आपको इंजरी आ गई, आप दौड़े हो और आप गिर गए, तो आप गिर गए तो आपको इंजरी होगी, इंजरी होगी तो आपको वहाँ पे एक्सीडेंटल सेल डेथ हो गया, आपके सेल टूट गए। या फिर आपको हो जाएगी, आप इस वक्त बैठे हो, हमारे शरीर में सेल टूट रहे हैं, बन रहे हैं, वो क्या हो रहा है, प्रोग्राम सेल डेथ, तो किसी प्रोग्राम के तहत वो हो रहा है, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, programmed cell death is a genetically controlled cell intrinsic suicide process that eliminates the specific cells। यहाँ पर बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ ऐसी एक कंट्रोल्ड सुसाइडल प्रोसेस है जो आपकी जो भी स्पेसिफिक सेल को हमको एलिमिनेट करना है वो एलिमिनेट हो जाता है, बट इंट्रिंसिक है। ठीक है, सेल के बाहर नहीं है, सेल के अंदर है। ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग द सेल नंबर। और ये किसके लिए एसेंशियल है, ये कंट्रोल कर रहा है कि सेल का नंबर मेंटेन रहे, ये ना कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए यानी कैंसर ही हो जाए। ठीक है, तो ये किसको बता रहा है, अनकंट्रोल्ड, ये कंट्रोल्ड सेल डिवीजन को रोक रहा है, रिमूविंग ऑफ अनवांटेड डिजीजेज, डैमेज सेल और मेंटेनिंग दिस सेलुलर होमियोस्टेसिस। एपोप्टोसिस एंड प्रोग्राम्ड सेल डेथ आर ओपन यूज सिनोनिमस, यानी एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम सेल डेथ हम बोल सकते हैं, एक ही बात है। ऑल्दो द एपोप्टोसिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, देयर आर आल्सो नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ कॉल्ड एज ऑटोफैगी एंड रेगुलेटेड नेक्रोसिस। देखो, दो टर्म में यहाँ से आपको बता दूं, एक मैंने टर्म यहाँ यूज की है ऑटोफैगी, और एक मैं टर्म यहाँ यूज कर रहा हूँ रेगुलेटेड नेक्रोसिस। ये जो टर्में हैं ये भी अंदर की टर्में हैं, यानी ये भी ऐसे टर्में हैं जिसमें सेल इंजर नहीं हो रहा है, इंजर्ड नहीं हो रहा है, ये भी रेगुलेटेड ही हैं, बट इनको इनकी रेगुलेटरी को हम एपोप्टोसिस नहीं बोल सकते हैं, इनको हम ऑटोफैगी बोलेंगे। ऑटोफैगी आपने पढ़ा होगा, जब आपके एंडोजोम्स किसी फैगोसाइटोसिस करते हैं तो फैगोसाइटोसिस उसके बाद ऑटोफैगी हम उसको बोलते हैं, और रेगुलेटेड नेक्रोसिस हम आगे देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, नॉट ऑल द सेल डिवीजन इज एपोप्टोटिक, सेल डेथ आल्सो occur due to injury when cell is damaged to such extent that it simply cannot survive, it can unregulated necrosis। term necrosis was earlier regarded as a unregulated mode of cell division। आप सभी को पता होगा, मान लीजिए, अब मैंने वही एग्जांपल लिया, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आप गिर गए, आपको ये भी आपको किसी ने स्लैप किया, कुछ भी किया, आपका सेल इंजर हो गया, रैप्चर हो गया। जब आपका सेल रैप्चर हो जाएगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे नेक्रोसिस, यानी सेल डेथ हुई। सेल डेथ कैसे हुई, एक्सीडेंटल सेल डेथ हुई, अनरेगुलेटेड सेल डेथ हुई, उसको बोलेंगे नेक्रोसिस। बट न्यू डिस्कवरी हुई है, रिसेंटली अभी डिस्कवरी हुई है, जिसमें कहा गया है कि कई बार होता क्या है, कई बार जो नेक्रोसिस है वो भी रेगुलेटेड हो जाती है, और उस नेक्रोसिस को हम बोलते हैं नेक्रोप्टोसिस। क्या बोलते हैं हम, नेक्रोप्टोसिस। ठीक है, NECROPTOSIS, नेक्रोप्टोसिस। नेक्रोप्टोसिस इज ए रेगुलेटेड नेक्रोसिस मेडिएटेड बाय द डेथ रिसेप्टर्स होंगे, ये रिसेप्टर सिग्नलिंग के थ्रू इसका सेल की डेथ हो रही है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये और बता दूं, ये देखो ये वाला नेक्रोप्टोसिस शोज द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स सिमिलर टू द नेक्रोसिस। ये सेम पूरी तरह के नेक्रोसिस की तरह लगेगी, बट इट इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। जो एपोप्टोसिस से डिफरेंट कैसे है, देखो एपोप्टोसिस है वो स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है, हाउएवर व्हाइल एपोप्टोसिस डिपेंड्स ऑन कैस्पेज एक्टिवेशन से। आप सभी को मैंने पहले बताया कि एपोप्टोसिस और रेगुलेटेड नेक्रोसिस यानी नेक्रोप्टोसिस वो सेम ही बात है।
ठीक है। बट इसमें माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, हाउ एवर फाइल द एपोप्टोसिस डिपेंड्स अपॉन कैस्पेज एक्टिवेशन से। किस पर निर्भर करेगा, कैस्पेज पर निर्भर करेगा। वो जो नेक्रोप्टोसिस है बस नेगेटिवली रेगुलेटेड बाय कैस्पेज है, उनको कैस्पेज की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप पूछोगे कैस्पेज क्या है, तो कैस्पेज बहुत जरूरी है, मैं आपको आगे बताऊंगा कैस्पेज क्या क्या चीजें हैं। और नीड्स द इंटरवेंशन ऑफ द रिसेप्टर इंटरैक्टिंग प्रोटीन रिप। तो जो नेक्रोप्टोसिस है वो आपका क्या होगा, रिप के थ्रू मेडिएट होगा, और जो एपोप्टोसिस है वो कैस्पेज के द्वारा एक्टिवेट होगा। ये दो डिफरेंस दोनों में। ऑटोफैग आपको पता है, मैं बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन था, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम ये बैक कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं दोबारा। तो ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा ऐसा थ्योरेटिकल जैसा था। अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देखने जा रहे हैं वो है कि मैकेनिज्म क्या है, एपोप्टोसिस का क्या मैकेनिज्म है। तो देखो होता क्या है, एपोप्टोसिस कैन बी इनिशिएटेड बाय द वाइड वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई इंक्लूडिंग डीएनए डैमेज। कहीं कोई डीएनए है, ठीक है, उस डीएनए में क्या हुआ, डैमेज हो गया, ठीक है, उस डीएनए में भाई डैमेज हो गया। तो डीएनए डैमेज हो गया तो आपका सेल, आपसे को पहले बताया मैंने सिग्नलिंग में कि वो सेल साइकिल को स्टॉप कर देगा, चाहे वो आपका G1 फेज में रोके चाहे G1S फेज की ट्रांजिशन में रोके, बट आपका जो सेल है वो डिवाइड करना स्टॉप कर देगा और उसको भेज देगा कहाँ पर, एपोप्टोसिस में भेज देगा, यानी सेल को रिपेयर सिस्टम भेज देगा। यदि डीएनए रिपेयर हो गया तो और राइट, तो ये सेल साइकिल दोबारा कंटिन्यू हो जाएगी। मान लीजिए डीएनए रिपेयर नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो ये सारा डीएनए कहाँ चला जाएगा, एपोप्टोसिस के प्रोसेस में चला जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका सुसाइड हो जाएगा अंदर अंदर ही, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई स्ट्रेस आ गया, या फिर ग्रोथ फैक्टर का विड्रॉल हो गया, हीट शॉक हो गया, डेवलपमेंटल क्यूज हो गए, या लाइगेशन ऑफ द डेथ रिसेप्टर्स ऑन द डेथ लाइगेंड्स, ये हो गया। इन चीज़ों की वजह से आपका जो एपोप्टोसिस है वो स्टिमुलेट होती है, ठीक है। अब इसको स्टिमुलेट करने के लिए आपको कैस्पेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एपोप्टोसिस कैस्पेज के बिना नहीं चलेगी। कैस्पेजेस क्या होते हैं, तो कैस्पेज कुछ प्रोटीजेज होते हैं, आपने पढ़ा होगा। प्रोटीजेज एक ऐसी ऑर्गेनेल्स होती हैं जो आपकी सेल की डेथ करवाती हैं, यानी जो भी डेथ खत्म होगा वो, ठीक है, उसकी जो भी टारगेट सेल है जिसको हमको खत्म करना है, उसको भाई एक कुछ स्पेसिफिक रेजिड्यू होते हैं वहाँ पर उसको कट लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैस्पेजेस की फुल फॉर्म मैं लिख रहा हूँ, कैस्पेजेस होता है क्या है, तो यहाँ पर स्पेलिंग आपको समझाएगा। कैस्पेजेस स्पेलिंग होती है बोले CASP, ठीक है, CASPASES, ठीक है, ASES। अब यहाँ पर देखो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक मैं दिखाऊँ यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वन है, ठीक है, C, तो C का मतलब होता है सिस्टीन। क्या मतलब होता है, सिस्टीन। तो SYS सिस्टीन आपसे बताएगा एक अमाइनो एसिड है, आपने पढ़ी होगी। तो सिस्टीन जो आपका ब्लू जैसा है उसका मीनिंग होता है आपको एस्पार्टेट, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है, एस्पार्टेट। एस्पार्टेट एसिडिक अमाइनो एसिड है। और थर्ड वन आपका कौन सा है, प्रोटीएजेज। तो इसका क्या मतलब, प्रोटीएजेज है, यानी सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीजेज। कैस्पेज की फुल बोलते हैं सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीजेज। तो ये एक ऐसे प्रोटीजेज होते हैं जिनके पास सिस्टीन और एस्पार्टेट होता है। अब सिस्टीन क्या करता है और एस्पार्टेट क्या करता है, तो जिसका जो सिस्टीन रेजिड्यू है इन्हें कैटालिटिक साइट, ये कैटालिटिक साइट है, ठीक है, यानी जो C डोमेन है भाई ये कैटालिटिक साइट है, ये क्लीव करेगा। अब किसको करेगा, टारगेट सीक्वेंस के यानी टारगेट DNA के एस्पार्टेट रेजिड्यू को क्लीव करेगा, ठीक है। तो सिस्टीन रेजिड्यू क्या करेगा, कैटालिटिक साइट है, इसके पास क्लीवेबल सीक्वेंसेस हैं, ये क्लीवेबल सीक्वेंस क्या करेगा, क्लीव कर देगा C टर्मिनल ऑफ एस्पार्टेट रेजिड्यू, एस्पार्टेट रेजिड्यू के C टर्मिनल पर कर देगा, डीएक्टिवेशन कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कैस्पेसिस के टाइप्स हैं। बहुत सारे टाइप्स के कैस्पेसिस हमारे बॉडी में होते हैं। जनरली जब मैं कैस्पेसिस की बात करूं इन मैमेलियन सेल में, तो वहाँ पर दो टाइप के कैस्पेसिस होते हैं, एक होता है इन्फ्लेमेशन कोज करने वाले और एक होता है एपोप्टोसिस कोज करने वाले। मैं कैस्पेसिस की बात करूँ CASAPASES, तो कैस्पेसिस फर्दर यहाँ पर डिवाइड हुए हैं दो टाइप के। एक तो कैस्पेसिस हम बोल सकते हैं इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं INFA, ठीक है, LAMATI, इन्फ्लेमेशन। और दूसरे जो कैस्पेसिस हैं वो हैं जो एपोप्टोसिस करते हैं, ठीक है, कौन से करते हैं, एपोप्टोसिस,
एपोप्टोसिस, PATOSIS, एपोप्टोसिस। तो इन्फ्लेमेशन और एपोप्टोसिस। अब आपको टाइप लिखूंगा कि कौन कौन से टाइप के इन्फ्लेमेशन हैं और कौन कौन से एपोप्टोसिस हैं। तो जनरली हमारे जो कैस्पेसिस है वो 12 कैस्पेसिस हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं आपको याद रखना है, 12 जो कैस्पेसिस है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। आपको याद करने का तरीका कैसा है, पहले आपको एपोप्टोसिस याद कर लेनी। यदि आपको एपोप्टोसिस जितने भी कैस्पेसिस हैं वो याद हो जाएगा तो आपको जितने भी बाकी बच के वो इन्फ्लेमेशन वाले होंगे। यानी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एपोप्टोसिस वाले कौन कौन से हैं। तो एपोप्टोसिस वाले आपके 2 3 मतलब कैस्पेस 2 कैस्पेस 3 ऐसे, कैस्पेस 2 कैस्पेस 3, उसके बाद सीधा आपका कैस्पेस 6 कैस्पेस 7 कैस्पेस 8 कैस्पेस 9 और कैस्पेस 10। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 7 कैस्पेसेस हैं वो हैं एपोप्टोसिस। ये जो मैंने बताया 2 3 6 7 8 9 10 ये करते हैं एपोप्टोसिस कोज करते हैं। और इन्फ्लेमेशन की बात करूँ तो रेस्ट जो भी बच के, अब देखो रेस्ट देखो कौन से बचे हैं, एक बचा है, एक 4 बचा है, एक 5 बचा है और एक आपका 11 और एक आपका 12। अब यहाँ पर देखो 5 है, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। ये 12 जो कैस्पेसेस मैंने बताए हैं ये कोज करते हैं हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन या एपोप्टोसिस। इन्फ्लेमेशन का मतलब होगा नेक्रोसिस। इन्फ्लेमेशन तब आएगी जब नेक्रोसिस होगी। एपोप्टोसिस के केस में कोई भी आपकी इन्फ्लेमेशन कोज नहीं होगी, कोई भी सेल ब्रस्ट नहीं होगा। सेल ब्रस्टिंग एंड इन्फ्लेमेशन कोज होगी ओनली इन्फ्लेमेशन यानी नेक्रोसिस में ही, यानी एक्सीडेंटल सेल डेथ में ही। बट एपोप्टोसिस में कोई सेल ब्रस्ट नहीं होगा, कोई यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कोज नहीं होगी। तो हमको कौन से पढ़नी है, हमको कैस्पेस पढ़नी है जो एपोप्टोसिस कोज कर रही हैं। तो ये भी फर्दर डिवाइड हुए हैं 2 टाइप की, ठीक है। एक को हम बोलते हैं इनिशिएटर, जो इनिशिएट करती हैं, ठीक है, इनिशिएटर, ठीक है। और दूसरी जो होते हैं वो होते हैं एक्सक्यूटनर, ठीक है, एक्सक्यूटनर। 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं इनिशिएटर और एक होते हैं आपके एक्सक्यूटनर, ठीक है। मैं स्पेलिंग लिखता हूँ एक्सक्यूटनर की, ठीक है, EXECUTIONER, एक्सक्यूटनर। और इसकी तो इनिशिएटर है। अब इनिशिएटर है जो स्टार्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है आपका, यानी आपकी क्या बोल सकते हैं, एपोप्टोसिस को स्टार्ट करेंगे। तो इसको भी आप याद कर सकते हो। यदि आपको इनिशिएटर याद होंगे तो आप उसमें एलिमिनेशन करके आप एक्सक्यूटनर लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इनिशिएटर। पहले आपको याद रिमाइंड करना है कि एपोप्टोसिस कौन कौन से हैं। तो एपोप्टोसिस वाले हैं 2 3, उसके बाद सीधा 6 7 8 9 10। अब आपको लिखना है इनिशिएटर कौन कौन से हैं। तो इनिशिएटर आपको हमेशा याद रखना है, एक आपका 2, ठीक है, इनिशिएटर में एक आपका 2 है। उसके बाद सीधा, अब मैं 6 पर जंप कर रहा था, आपको 6 में जंप नहीं करना है आपको। अब मैंने इस बात को बताया कौन से 2 हैं, ठीक है। अब सीधा आपको जंप करना 8 में, ठीक है, 2 8 9 10। ये जो 3 हैं 2 8 9 10, ये चार जो हैं आपके वो इनिशिएटर हैं। अब आपको बाकी जितने बच गए हैं जो एपोप्टोसिस के थे, कौन सा बचा, एक 3 बचा है, ठीक है, एक आपका 5 बचा है, 5 बचा है, 5 नहीं बचा होगा आई थिंक, 6 बचा है ना, ओके। एक आपका 3 बचा है, एक आपका 6 बचा है, एक आपका 7 बचा है। ये जो 3 है आपके, ये 3 आपके एक्सक्यूटनर हैं। तो इनिशिएटर और एक्सक्यूटनर ये दोनों जरूरी हैं यदि आपको एपोप्टोसिस समझनी है तो, ठीक है। तो ये हो गया आपके भाई कैस्पेसिस के बारे में। अब कैस्पेसिस के पास बहुत सारे डोमेन होते हैं, वो बात की बात है, बहुत डीप हो जाएगा। सिंपल आपको पढ़ना है कि कौन कौन से पाथवे हैं। तो 2 पाथवे होते हैं जनरली। एक पाथ होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कोई सिग्नल आएगा, और दूसरा था आपका इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक आपका मतलब अंदर से ही स्टिमुलेट होगा। नहीं नहीं, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कोई सिग्नल आएगा, और इंट्रिंसिक यानी अंदर से सिग्नल आएगा। अब मान लीजिए हमको सबसे पहले पढ़ना है एक्सट्रिंसिक, यानी सिग्नल आएगा बाहर से। इसकी जो थ्योरेटिकल सेक्शन है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो हम बस एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल जितना भी आपको लिखना है वो ऑलरेडी सेंड कर दिया है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है आपका। और ये सेल मोस्टली कौन सा है, जो आपका एपोप्टोसिस करेगा नहीं, करवाएगा। यानी मान लीजिए कोई भी सेल है उसमें जनरली किलर लिम्फोसाइट्स होते हैं, वही एपोप्टोसिस कोज करवाते हैं, किलर लिम्फोसाइट्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये किलर लिम्फोसाइट्स है, क्या है, किलर लिम्फोसाइट्स है। अब ये क्या करेगा, इसके पास कौन सा डोमेन होंगे, इसके पास लाइगेंड होगा, ठीक है, लाइगेंड होगा, होमोट्राइमेरिक होता है। कैसा होता है, होमोट्राइमेरिक, यानी इसके 3 डोमेन होंगे। ये फर्स्ट डोमेन है, ठीक है, ये सेकंड डोमेन है और ये थर्ड डोमेन है। इसके 3 डोमेन है, किसके,
किलर लिम्फोसाइट्स के। और ये क्या है आपका, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक फास्ट का। फास्ट क्या है, ये लिखा हुआ मैंने वहाँ पर। फास्ट एक आप सभी को पता होगा फैटी एसिड सिंथेटेज है। फैटी एसिड सिंथेटेज का ये लाइगेंड है, ठीक है। क्या चीज़ है, ये लाइगेंड है। अब इसका जो रिसेप्टर होगा वो कहाँ होगा, इसका जो रिसेप्टर है, जिस सेल को हमने डेथ करवानी है उस सेल के पास इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उस सेल के पास इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए जिस सेल की हमको डेथ करवानी है वो ये है, ठीक है। अब इसके पास क्या होगा, तो इसके पास यहाँ पर डोमेन होंगे, बट कौन से डोमेन होंगे इसके पास, इसके पास भी होमो ट्राइमेरिक ही होंगे, बट ये होंगे लाइगेंड, ठीक है। ये आपके लाइगेंड थे, ये आपके रिसेप्टर हैं, ठीक है। फास्ट रिसेप्टर, ठीक है, और ये था फास्ट लाइगेंड। जब फास्ट लाइगेंड और फास्ट रिसेप्टर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इनका जो फास्ट के अंदर की तरफ डोमेन होते हैं, फास्ट के दो डोमेन होते हैं, एक तो बाहर की तरफ डोमेन बता दिया मैंने, अंदर की तरफ ही डोमेन होते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो अंदर की तरफ डोमेन है इनके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं हम डी डी यानी डेथ डोमेन। कैसे डोमेन होते हैं, डी डेथ डोमेन। अब जैसे ही फास्ट एल यानी फास्ट लाइगेंड एंड फास्ट रिसेप्टर का इंट्रैक्शन हुई, फास्ट जो भी इंट्रैक्शन हुई इसी की वजह से फास्ट एसोसिएटेड विद डेथ डोमेन FADD रिक्रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FADD रिक्रूट हो जाएगा, जो सेल के अंदर ही होता है, ठीक है। सेल के अंदर एक और प्रोटीन होती है, ठीक है, एक और कैस्पेज होता है, हम बोल सकते हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं FADD। एक प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन कौन सी है, फास्ट एसोसिएटेड विद डेथ डोमेन, ठीक है। और ये आपका इंटरेक्ट कर जाएंगे डेथ डोमेन ऑफ फास्ट, फास्ट के डेथ डोमेन के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे, ऐसे होंगे ये, ठीक है। एक और दो, दो होंगे, और इन दोनों के भी डोमेन होंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये एक ही है, ये क्या है, ये मैंने क्या बनाई, ये दोनों क्या हैं, मैं सेम ही चीज़ें हैं। ये आपका FADD है, मैं एक बार दोबारा बता दूंगा, बाकी आप पढ़ोगे तो आपको आसानी रहेगा। FADD, सबसे पहले जैसे ही एफ लाइगेंड, फास्ट का जो लाइगेंड है वो फास्ट के रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट किया, इसने भाई ये एक्टिवेट हो गया और इसने FADD को रिक्रूट कर दिया। जैसे ही FADD रिक्रूट हो गया, ये आपका डेथ, इसके पास कौन से डोमेन्स हैं, ये हरे वाले कौन सा है, ये आपके DD डोमेन है, DD डोमेन है ये, ठीक है। ये कौन से डोमेन है, DD डोमेन है। और ये कौन से हैं, ये डेथ इफेक्टर डोमेन है, DED, ठीक है, DED। अब यहाँ पर देखो, इसका जो डेथ डोमेन है यानी FADD का जो डेथ डोमेन है और फास्ट का जो डेथ डोमेन है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पर देखो आप, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। जब FADD और फास्ट का डेथ डोमेन आपस में इंटरेक्ट करेगा तो ये किसको एक्टिवेट कर देगा, ये आपका डेथ इफेक्टर डोमेन को एक्टिवेट कर देगा। किसको एक्टिवेट कर देगा, डेथ इफेक्टर डोमेन। और डेथ इफेक्टर डोमेन ऑफ FADD इज टर्न रिक्रूटेड दी प्रोकैस्पेज एट्थ, ओके। जैसे यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर बताऊँ आपको, मैं दोबारा यहाँ पर डायग्राम को आपको देखो, ये समझना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। यहाँ पर दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर सिंपली मैंने बताया, यहाँ पर तीन क्या चीज़ थे, तीन यहाँ पर आपके फास्ट के डोमेन है, और फास्ट के डोमेन के पास क्या क्या है, DD यानी डेथ डोमेन प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, डेथ डोमेन प्रेजेंट है। अब इनके पास डेथ डोमेन प्रेजेंट है, आपको सभी को पता लग गया। अब जैसे फास्ट L और फास्ट S की इंट्रैक्शन हुई तो आपका रिक्रूट हो गया FADD। क्या रिक्रूट हो चुका है, FADD। तो एक आपका FADD से बना रहा हूँ, ठीक है, और एक मैं इधर बना रहा हूँ FADD। अब ये FADD रिक्रूट हो चुका है तो FADD के पास भी यहाँ पर डेथ डोमेन है और इस तरफ भी आपका डेथ डोमेन है, और इस तरफ क्या है, इस तरफ आपका DED है, इसको बोलते हैं डेथ इफेक्टर डोमेन और डेथ इफेक्टर डोमेन। अब इसका DD यानी ये वाला ये और फास्ट का DD आपस में इंटरेक्ट करेगा, देखो ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। जब ये आपस में इंटरेक्ट कर देंगे तो इनका जो DED है ये वाला, ये निचले वाले, ठीक है, ये वाले ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये एक्टिवेट होकर ये किसको एक्टिवेट कर देंगे, प्रोकैस्पेज एट्थ को। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रोकैस्पेज एट्थ क्या है, तो आपको रिमाइंड करना है प्रोकैस्पेज एट्थ आपका इनिशिएटर है, ठीक है, इनिशिएटर कैस्पेज है, वो यहाँ पर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा एक्टिवेट, आपका इनिशिएटर एट्थ। तो इनिशिएटर एट्थ ऐसे इंटरेक्ट कर जाएगा।
अब इनिशिएटर जो 8 है वो इंटरेक्ट किया, इसका भी ये DED है, ठीक है, DED है। अब क्या होगा, इसका जो DD का, ठीक है, FADD का जो DED था, ठीक है, FADD का जो डेथ इफेक्ट डोमेन है, और जो अब नया आया है प्रोकास्पेस 8th, इसका जो DED है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जब ये यानी FADD का जो डेथ इफेक्टर डोमेन है और प्रोकास्पेस 8th का जो डेथ इफेक्टर डोमेन है वो आपस में इंटरेक्ट कर देंगे, तो प्रोकास्पेस 8th हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अब प्रोकास्पेस 8th का क्या काम होता है, अब प्रो कैस्पेस 8th किस में कन्वर्ट हो चुका है, कैस्पेस 8th में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि प्रो था तो यानी वो कैसा था, वो अभी इनएक्टिवेट था। पर जैसे प्रो कैस्पेस 8th को एक्टिवेट कर दिया है FADD के डेथ इफेक्टर डोमेन ने, तो प्रो कैस्पेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैस्पेस 8th में। अब कैस्पेस 8th क्या करेगा, कैस्पेस 8th हमारा एक्सक्यूटनर को कन्वर्ट करता है प्रोकास्पेस 3, और प्रोकास्पेस 3 होता है हमारा एक्सक्यूटनर, और प्रोकास्पेस 3 को कन्वर्ट कर देगा कैस्पेस 3 में, और कैस्पेस 3 क्या कर देगा, एपोप्टोसिस कोज कर देगा, ये आपका एपोप्टोसिस कोज कर देगा, यानी सेल की श्रिंकेज कर देगा, न्यूक्लियस का डिवीजन कर देगा, बाकी क्या चीज़ें करेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा, बट मोस्टली जो करेगा ये करेगा आपका जो भी आपका सेल था उसमें सेल श्रिंकेज कर देगा, क्रोमेटिन की कंडेंसेशन कर देगा। जब से क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पिक्नोसिस, तो पिक्नोसिस कोज कर देगा। ये न्यूक्लियर का फ्रेगमेंटेशन कर देगा, जिसको हम टर्म बोलते हैं कैरियोरेहेक्सिस, वो कर देगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लैबिंग कर देगा, तो ये चीज़ें करेगा और हमारी जो सेल है वो डेथ हो जाएगी उसकी। ओके, अब दूसरा जो पाथवे है, आई थिंक ये पाथवे सिंपल था, मैं एक बार दोबारा फास्ट प्रोसेस करके बोल रहा हूँ। फास्ट रिसेप्टर आपस में इंटरेक्ट कर देगा, FADD यानी फास्ट एसोसिएटेड विद डेथ डोमेन आपका एक्टिवेट हो जाएगा, और FADD के पास भी क्या चीज़ें हैं, डेथ डोमेन्स हैं और DED हैं, यानी डेथ इफेक्टर डोमेन है। जैसे ही हमारा जो FADD है इसका, और आपका साथ में कौन सा है, आपका है डेथ इफेक्टेड डोमेन्स, ठीक है, ये फास्ट के DD और फास्ट के DD और FADD के DD ये आपस में ज्वाइन करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और प्रो कैस्पेस 8th को एक्टिवेट कर देंगे। अब प्रो कैस्पेस 8th क्या करेगा, ये आपका फर्दर प्रो कैस्पेस 8th आपका कन्वर्ट होगा कैस्पेस 8th में। कैसे होगा, जो FADD के डेथ इफेक्टेड डोमेन है वो आपस में इंटरेक्ट कर देंगे प्रो कैस्पेस 8th के डेथ इफेक्टेड डोमेन के साथ, और प्रो कैस्पेस 8th आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे प्रो कैस्पेस आपका 8th एक्टिवेट हो जाएगा, इसको बोलेंगे कैस्पेस 8th, और कैस्पेस 8th आपका प्रो कैस्पेस 3 को एक्टिवेट कर देगा कैस्पेस 3 में, और कैस्पेस 3 आपका एपोप्टोसिस कोज कर देगा। अब हम देखेंगे इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस, तो इंट्रिंसिक यानी अंदर से सिग्नल आएगा और ये भेजेगा, जनरली किस ऑर्गेनेली में होता है, तो जनरली आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब कैसे होता है, सिंपल प्रोसेस है, या मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सिंपल, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वाली मेम्ब्रेन है, वहाँ से आप सभी को एक टर्म होगी, पता होगा आपको, जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम सी। तो इसकी इनर मेम्ब्रेन पर साइटोक्रोम सी होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। इससे आपने ETC पढ़ी है, बहुत कुछ पढ़ा आपने, आपको तो जरूरत नहीं है पढ़ने की, बट यहाँ पर देखो आपको साइटोक्रोम सी है। अब साइटोक्रोम सी जनरली अंदर बैठा हुआ है, कोई यहाँ पर सेल डेथ नहीं है, कोई सी नहीं है, इशू सब नॉर्मल चला हुआ है। बट जैसे ही जो MOMP इसको हम बोलते हैं, MOMP हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमेलाइजेशन, ये भाई ओपन कर देगा, यानी पोर क्रिएट कर देगा। पोर क्रिएट कौन करेगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगा जब आप रेगुलेशन पढ़ोगे, एपोप्टोसिस की रेगुलेशन पढ़ोगे। ये सिंपली अभी MOMP के बारे में पढ़ लो। ये MOMP की परमेलाइजेशन ढीली हो जाएगी और इधर हो जाएगा पोर। जैसे ही इधर पोर हो गया, ठीक है, सारी मेम्ब्रेन गई भाई, सारी मेम्ब्रेन नहीं जानी थी यहाँ से, ओनली यहाँ से मैं एक सेकंड इसको दोबारा वापस ला। हाँ, इधर जो है ना ये पोर हो जाएगा, और इधर से तुम्हारा जो साइटोक्रोम सी है वो रिलीज हो जाएगा, साइटोक्रोम सी रिलीज हो जाएगा। अब साइटोक्रोम सी क्या करेगा, हमारा जो सेल है उसमें बहुत सारे अपाफ होते हैं, अपाफ AP अपाफ APF, हाँ APAF, अपाफ 1, ये बहुत सारे होंगे, और ये कैसे होंगे, इन एक्टिवेशन स्टेट में पड़े होंगे।
इनको एक्टिवेट कौन करेगा, इनको एक्टिवेट करेगा कैस्पेज, सॉरी कैस्पेज नहीं करेगा, साइटोक्रोम सी करेगा। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप क्या चीज़ है, ये APAF क्या चीज़ है। तो अपाफ एक एपोप्टोटिक प्रोटीजेज एक्टिवेटिंग फैक्टर है, ठीक है। जैसे ही आपका साइटोक्रोम सी रिलीज हुआ माइटोकॉन्ड्रिया से, ये अपाफ 1 के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, ठीक, अपाफ 1 के साथ इंटरेक्ट कर देगा। जैसे ही इसने अपाफ 1 के साथ इंटरेक्ट किया भाई, अपाफ 1 का जो फर्स्ट डोमेन है, यानी बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड वाइंडिंग डोमेन, वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही उसका जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन एक्टिवेट हो गया, उसके साथ ATP ऐड हो जाएंगे, और ATP ऐड होने के बाद उसका जो सेकंड कॉन्फर्मेशन चेंजेस करेगा, और इसको सेकंड जो डोमेन है जिसको बोलते हैं ओलिगोमराइजेशन या कार्ड डोमेन, कार्ड CARD, कार्ड डोमेन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। कार्ड डोमेन को आई थिंक बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, कैस्पेज एक्टिवेटिंग, नहीं याद आ गया, हाँ, कैस्पेज रिक्रूटमेंटिंग डोमेन, कैस्पेज को रिक्रूट करने वाला डोमेन वो एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपली क्या हुआ, साइटोक्रोम सी अपाफ 1 के साथ अटैच हुआ, और इसका जो एक डोमेन था जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, वो ओपन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसके पास हमारा DATP बाइंड कर जाएगा, और इसका जो सेकंड ग्रुप है उसको भी एक्टिवेट कर देगा। और सेकंड जो ग्रुप है, ये सेकंड जो डोमेन है उसको हम बोलते हैं कार्ड, CARD। अब कार्ड क्या करेगा, तो कार्ड एक ऐसा हम बोल सकते हैं डोमेन है जिसको हम बोलते हैं कैस्पेज रिक्रूटमेंट डोमेन, और ये क्या करेगा, कैस्पेज को रिक्रूट करेगा। किस कैस्पेज को करेगा, कैस्पेज नंबर 9 को करेगा। और कैस्पेज नंबर 9 क्या है, इनिशिएटर है, और ये इनिशिएटर है तो ये प्रो कैस्पेज 3 को एक्टिवेट कर देगा। और प्रो कैस्पेज 3 क्या करेगा, प्रो कैस्पेज 3 आपका कैस्पेज 3 में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रो कैस्पेज 9, और ये आपका एपोप्टोसिस कोज कर देगा। सिंपल। और बाकी थ्योरेटिकल आप पढ़ सकते हो, मैंने भेजा हुआ आपको। बाकी हम पढ़ेंगे इसका रेगुलेशन, एपोप्टोसिस का रेगुलेशन। तो रेगुलेशन के लिए आपको दो, मैं यहाँ पर सॉरी एक ही बताऊंगा, बट उसके दो मेंबर हैं, यानी VCL2 फैमिली, VCL2 BCL2 फैमिली, यही आपकी एपोप्टोसिस को नेगेटिवली और पॉजिटिवली कंट्रोल कर रहा है, यानी यही आपकी एपोप्टोसिस को करवाती है और यही इनहिबिट करवाती है। इसके दो टाइप के मैंने अभी आपको बताए हैं। एक आपका है जो एपोप्टोसिस करवा रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रो एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं, प्रो एपोप्टोटिक, हाँ, प्रो एपोप्टोटिक। और एक होता है एंटी, एंटी यानी एंटी हो गया जो एपोप्टोटिक को स्टॉप कर देंगे, एपोप्टोसिस को। स्पेलिंग देख लेना, प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक। अब होगा क्या, जो प्रो होंगे उसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। प्रो को हमने फर्दर डिवाइड किया है दो के साथ। एक हमने रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं VH3। क्या बोलते हैं हम, VH3, यानी BH डोमेन है ना इसके पास, BCL फैमिली का ये BH3। और एक होता है आपका BH123। अब ये आपको बताऊंगा मैं BH123 और BH3 का रोल। जो आपका BH123 है, ये आपका क्या करता है, प्रो एपोप्टोसिस यानी एपोप्टोसिस को कोज करवाता है। जो BH123 है, इसका रोल होता है कि इसने क्या करना है, इसने जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी MOMP, उसको पोर करना है। तो BH123 पोर क्रिएट कर देता है आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में। अब देखो पोर क्रिएट हो जाएगा, तो आप सभी को पता है जनरल पोर क्रिएट हो जाएगा तो साइटोक्रोम सी रिलीज हो जाएगा, और साइटोक्रोम सी अपाप के साथ बाइंड कर जाएगा, अपाप आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी एपोप्टोसिस कोज हो जाएगी। और जो BH3 है वो आपका कंट्रोल होता है VH123 के साथ। क्यों होता है, क्यों हमें जरूरी है, ये हम एंटी एपोप्टोटिक पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा। जो BH3 है उसके कौन से एग्जाम्पल हैं, ये मेंबर हैं, ये फैमिली हैं, ठीक है, और ये मेंबर हैं। मेंबर के भी तो आपके आगे होंगे, तो ये आपके इसके अंदर जो आएंगे BH3 के अंदर आएंगे। तो BH3 के अंदर आते हैं जनरली BH3, हाँ, इसके अंदर आते हैं, बहुत सारे आते हैं इसमें, तो आपको याद रखना है बिड, बिम, बिक, हाँ, बिक है ये, ठीक है, बिड, बिम, बिक, और क्या है, पूमा नोक्जा, हाँ, पूमा नोक्जा, PUMA, पूमा एंड नोक्जा, ये सभी आपके BH3 में आते हैं। और अगर मैं बात करूँ BH123 में, तो BH123 के अंदर आते हैं दो, एक को बोलते हैं बैक और एक को बोलते हैं बैक्स, वैक और वैक्स, हाँ, BAK है वैक, और दूसरा आपका बैक्स, बैक और बैक्स।
अब बैक बैक से करेंगे, यही आपके इफेक्टर हैं, यानी यही इफेक्ट कोज करेंगे, यानी यही माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करेंगे। बट जो BH3 है वो एक्टिवेटर हैं, इसकी प्रेजेंस जरूरी है BH123 के लिए। क्यों जरूरी है, अब हम पढ़ेंगे एंटी एपोप्टोटिक, तो आपको समझा जाएगा। जो एंटी एपोप्टोटिक हैं वो जनरली होते हैं VCL2, और एक होता है आपका VCLX, हाँ VCLXL, ठीक है VCLXL। ये जो दो हैं ये एंटी एपोप्टोटिक है। अब मान लीजिए कोई भी डोमेन या कोई भी सिग्नल नहीं आया है, यानी सेल की डेथ नहीं करवानी है, तो BCL2 और BCLXL ये बाइंड रहेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास, और उसमें पोर क्रिएट नहीं होने देंगे। यानी ये BH123 को पकड़े रखे हुए हैं, ठीक है, BH123 को इसने पकड़ रखा है कि भाई हम तुझे नहीं भेजेंगे आगे, हम तुझे माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट नहीं करने देंगे। BCL2 और BCLXL ये ऐसे बोलते हैं। जब इन्होंने पकड़ा रखा है तो कैसे आपके एपोप्टोसिस हो जाएगी। बट जो बी हाँ अभी पकड़ा रखा है, अब जैसे सिग्नल आया तो जो आपको ऊपर वाला मैंने आपको कौन सा बताया था, BH3 के अंदर आता है बिड, बिम, बैड, पूमा, नोक्सा। ये क्या करेंगे, ये इससे BCL2 से और BCLXL से VH123 को रिलीज करवा देंगे, और जैसे ही आपका बैक्स और बैक रिलीज हो जाएंगे ये एपोप्टोसिस कोज कर देंगे। तो जनरली ये था, बाकी वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।